हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। स्टूडेंट्स, सिंपल सर्किट्स में जब हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता करनी होती थी तो वहाँ पे हम ओम्स लॉ का यूज़ करते थे। लेकिन अगर कोई सर्किट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत सारे सेल्स जुड़े हैं और कई सारे रेजिस्टेंसेस, तो फिर हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स के दो लॉ है स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या कहता है कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक जंक्शन है। जंक्शन से हमारा मतलब होता है जहाँ पे कई सारी चीजें आती हैं और वहां से कई सारी चीजें जाती हैं। जैसे ये करंट के लिए जंक्शन है पॉइंट O, यहाँ पे इधर से I1 करंट आता है, इधर से I2 करंट आता है। तो पॉइंट O पे क्या है, I1 और I2 करंट तो आता है और इधर से I3, I4 और I5 करंट क्या है, यहाँ से निकल जाता है। तो O क्या है, एक जंक्शन है। तो जो फर्स्ट लॉ है हमारा क्या बताता है कि जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा उतना ही चला भी जाएगा। इससे क्या होगा, इस जंक्शन पे नेट करंट, टोटल करंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि आप ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूं मैं, कि सम ऑफ या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। कि जंक्शन के ऊपर जो करंट है अगर हम उनका सम करेंगे तो टोटल कितना होगा, जीरो आएगा। या यूं कह लीजिए जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जाएगा। मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि मान लिया इधर से 10 एम्पियर या 15 एम्पियर करंट आया है, ठीक है, और ये है जंक्शन, और मैं आपको कहूं कि इधर से 7 एम्पियर करंट चला गया और इधर से भी करंट जा रहा है। मैं कहूंगी बताइए यहां से कितना करंट जाएगा। स्टूडेंट्स, जंक्शन पे कितना करंट आया है, 15 एम्पियर, ठीक है, यहां से कितना गया है, 7 एम्पियर, तो यहां से कितना जाएगा, 8 एम्पियर। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है। तो 15 आया है तो 15 ही जाएगा। तो अगर ये 7 है तो कितना और हो कि 15 हो तो 8 और हो, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ से करंट कितना जाएगा, 8 एम्पियर। तो जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का, वो हमें क्या बताता है कि एट ए जंक्शन सम ऑफ ऑल द करंट्स इज ऑलवेज जीरो। आपको कि सर सम ऑफ ऑल द करंट्स, यहाँ तो 15 हुआ प्लस 7 हुआ प्लस 8 हुआ, ये तो सर जीरो नहीं हुआ। और आपने कहा है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा है एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये जीरो आएगा। साइन कन्वेंशन कैसे स्टूडेंट्स, जो करंट आता है इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं पॉजिटिव, और जो करंट जाता है उसके लिए हम नेगेटिव यूज करते हैं। यानी कि जो करंट जंक्शन की तरफ आता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो जंक्शन से जाता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब देखो भाई आप क्या करोगे, 15 प्लस -7 और -8, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये आएगा 15 -7 -8, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होगा कितना होगा, जीरो होगा। यहां हमने एग्जाम्पल के लिए दिखा भी रखा है कि I1 करंट आया, I2 आया, तो हमने क्या लिखा है, I1 प्लस I2, लेकिन I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 बाहर जा रहा है, तो हमने -I3 लिखा है क्योंकि ये है करंट लिविंग द जंक्शन, एंड करंट लिविंग द जंक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये I4 है, ये भी नेगेटिव लिया, I5 है, ये भी नेगेटिव लिया, तो हमारे पास करंट हुआ I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और ये क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास एक बार फिर से बताते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ
ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। या इसको हम दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये भी कह सकते हैं कि जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से चला जाएगा, यानी कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये है स्टूडेंट्स दैट इज सम ऑफ ऑल द करंट्स इज ऑलवेज जीरो। ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लॉ। ये इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल, क्योंकि ये जंक्शन पे बेस्ड है कि जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही चला जाता है। अब हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है सेकंड लॉ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ में है हमारे पास, देखिए सेकंड लॉ में हमारे पास ये एक हमने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रखा है जिसमें हमने एक सेल ये है, इसका ईएमएफ मान लिया है E1 और दूसरा सेल है ये, इसका ईएमएफ है E2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ एक रेजिस्टेंस है R2। इस सेल से करंट जा रहा है, ये जो सेल है वो करंट ड्रॉ कर रहा है कितना I1, और ये सेल जो करंट ड्रॉ कर रहा है कितना I2। यहाँ से दोनों से I1 और I2 करंट जाता है, यहाँ पे मिलता है, और इस आर्म में से होता हुआ करंट यहाँ से फिर I1 वापस और इधर से I2 वापस। ध्यान से देखिए I1 जो है ये जो सेल है हमारा जिसका ईएमएफ है E1, इससे कितना करंट निकल रहा है I1, और जो दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है इससे कितना करंट निकल रहा है I2। दोनों से जो करंट आता है ये जो पॉइंट है यहाँ मिल जाता है, तो दोनों से मिलकर इधर से I1 इधर से I2, तो कितना करंट हो गया I1 प्लस I2, वो इस आर्म में से निकल जाता है। ये आर्म है जिसका रेजिस्टेंस है R3। अब यहाँ जब पहुंचता करंट तो I1 वापस यहाँ से और I2 वापस यहाँ से, यानी कि I1 यहाँ से I2 यहाँ से, यहाँ I1 प्लस I2 फिर ये I1 I2 ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा सेकंड लॉ है वो कहता है, ये कहता है स्टूडेंट्स कि इस सर्किट के अंदर जितने भी सेल्स जुड़े हैं उनका टोटल ईएमएफ, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स। ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूं, वहां भी मैंने सम ऑफ करंट्स नहीं कहा था, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स कहा था, क्योंकि हमने वहां साइन कन्वेंशन यूज किए थे कि करंट जो आया है वो पॉजिटिव और जो गया है वो नेगेटिव। ऐसे ही हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स बोल रहे हैं, यानी कि हम कहीं सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव भी लेंगे साइन देंगे और कहीं नेगेटिव भी साइन देंगे, वो डिपेंड करेगा हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। हम साइन कन्वेंशन भी आपको बताएंगे, ठीक है, कि सेल का ईएमएफ कब पॉजिटिव माना जाएगा और कब नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन जितने भी सेल्स जुड़े होंगे उन सभी का एल्जेब्रिक सम, यानी कि साइन कन्वेंशन यूज करके कि E1 है एक सेल का ईएमएफ, E2 है, E3 है, तो अगर E1 पॉजिटिव आ रहा है तो E1 प्लस, अगर E2 प्लस है पॉजिटिव है तो E1 प्लस E2, और तीसरा सेल है अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसका साइन माइनस में आ रहा है तो E1 प्लस E2 माइनस E3। ठीक है, तो वो हम साइन कन्वेंशन लगा के जो हमारे जो सेल्स हैं उनका ईएमएफ का सम लेंगे, उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। ठीक है, यानी कि साइन कन्वेंशन यूज करके हम टोटल लेंगे, कोई प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा और साइन कन्वेंशन में माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। साइन कन्वेंशन में आपको बताऊंगा। तो सम ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस। क्या है देखिए, इट स्टेट्स दैट इन ए गिवन लूप, कोई लूप होगा हमारे पास, लूप होता है स्टूडेंट्स कोई क्लोज्ड सर्किट, जैसे कि मैं ये नाम दूं A B C D E F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको लूं A B C F, ये भी एक क्लोज लूप है, A B C F A ये क्लोज लूप है।
मैं ये लूं एफ सी डी ई एफ, ये भी एक क्लोज लूप है, और पूरा लूं ए बी सी डी ई एफ ए, ये भी एक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, तो कोई भी क्लोज्ड लूप होगा हमारा, उसमें इट स्टेट्स दैट इन ए गिवन लूप या क्लोज्ड लूप algebraic sum of all the EMFs is equal to product of current and respective resistance, यानी कि जो जितने भी सेल्स हैं उनके EMFs का एल्जेब्रिक सम कितना मिलेगा, जो करंट है और वहां वो जिस आर्म में वो करंट फ्लो कर रहा है उनके प्रोडक्ट के सम के बराबर। जैसे कि I1R1, I2R2, I1 प्लस I2 इंटू R3, इन सभी का एल्जेब्रिक सम। I1 इस आर्म में फ्लो कर रहा है तो I1R1, I2 इस आर्म में फ्लो कर रहा है तो I2R2, और I1 प्लस I2 इस आर्म में फ्लो कर रहा है तो I1 प्लस I2 इंटू R3। इनके लिए भी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, सेकंड लॉ। ठीक है, इसको हम और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसकी जगह मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन कब, जब किसी लूप में सेल ना जुड़ा। सेल जुड़ा होगा तो उसका ईएमएफ लिखा जाएगा, लेकिन कहीं किसी लूप में अगर सेल ना हो तो फिर उन सेल ही नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं होगा, तो वहां क्या लिखोगे, जीरो। यानी कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। ये हमारे पास अगले ही टॉपिक में इसका हम यूज करेंगे। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। तो ये भी किरचॉफ्स सेकंड लॉ है, ये भी। तो पहले मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको कि कैसे अप्लाई होता है। ये देखिए, मान लिया स्टूडेंट्स हमारे पास ये लूप है। ठीक है, लूप आप अपनी मन मर्जी से कोई भी ले सकते हो, कोई भी, और किसी डायरेक्शन में भी, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। यानी कि लूप आप ले सकते हो ए बी सी एफ ए, या ए एफ सी बी ए। फिर से ध्यान दीजिए, ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए, यू भी ले सकते हो। ए से एफ, एफ से सी, सी से बी, बी से ए, ये एक लूप है। ऐसा ये भी एक लूप हो सकता है ये कि एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, ये एक लूप हो सकता है, या एफ ई डी सी एफ, ये भी एक लूप हो सकता है। ठीक है, मैंने दो लूप बता दिए। तीसरा लूप ए बी सी डी ई एफ ए, ये पूरा भी एक लूप है, क्लोज लूप। या ए एफ ई डी सी बी ए, ये भी एक लूप है। इन लूप्स में हम किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है इसको अप्लाई करके बताते हैं, देखिए कैसे। लेकिन इससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी सेल के ईएमएफ को हम कब पॉजिटिव लेंगे, जब हम लूप के साथ साथ जा रहे हैं। पहले तो मैं लूप ले रहा हूं, चलो आपने लूप मान लिया ए बी सी डी ई एफ ए, ये क्लोज लूप मान लिया। इन लूप ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, ये हमारे पास एक लूप है। ठीक है, ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या देखना हमें, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ। तो इस लूप में जितने भी सेल्स हैं उनका ईएमएफ का सम। तो यहाँ तो दो सेल, एक ये रहा जो कि इस आर्म में है, यहाँ कोई सेल नहीं है, एक ये रहा इस आर्म में है। ठीक है,
इसमें कोई सेल नहीं है, यानी कि 2 सेल है। तो आप यहाँ पे सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स लिखना है ना, ये रहा। तो आप ऐसे डायरेक्ट E1 प्लस E2 नहीं लिखोगे, क्या पता किस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, किसका नेगेटिव लेंगे। अब वो बात आती है कि किसका पॉजिटिव ले, किसका नेगेटिव ले। तो मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन लिखे हैं। ये क्या कहता है, ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव, उस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे। इफ मूविंग अलोंग द लूप, आप लूप के साथ साथ जा रहे हो, लूप के साथ साथ जा रहे हो, वी एंटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड लीव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखो लूप के साथ साथ जाते वक्त, लूप को देखो क्या है, ए से कहां जा रहे हो आप, बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। ठीक है, लूप में आप ए से बी गए हो, बी से सी गए हो, डी गए हो, टी से ई गए हैं, एफ गए हैं, ए गए हैं, ऐसे गए। तो कहता है कि अगर लूप के साथ साथ आप चल रहे हो और लूप के साथ साथ चलते दौरान अगर आप सेल के नेगेटिव में एंटर करते हो, देखो आप ए से बी गए हो ना, ए से बी क्या लिखा है, ए बी, यानी कि आप ए से बी जा रहे हो। तो जब आप ए से बी जा रहे हो, तो जब आप ए से बी गए तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, नेगेटिव से एंटर किया आपने और फिर कहा पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए बाहर निकले हो आप, ऐसा ही हुआ ना। जब आप ए से बी गए हो तो आप क्या है, इस सेल के नेगेटिव से आपने एंटर किया है, ठीक है, और पॉजिटिव की तरफ आप, यानी कि पॉजिटिव की तरफ बाहर आए हो। तो ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। ईएमएफ कब पॉजिटिव होगा, इफ मूविंग अलोंग द लूप, लूप के साथ साथ जाते वक्त वी एंटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, हम कहां से एंटर करते हो, नेगेटिव से एंटर करते हो और कहां आते हो, एंड लीव फ्रॉम पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव से बाहर निकल आते हो। तो यहां देखो यही तो है कि लूप में हम ए से बी जा रहे हैं, फिर यूं गए हैं, फिर यूं गए हैं, फिर यूं गए हैं। तो लूप में हम ए से बी गए, जब हम ए से बी गए तो हम कहां से एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव से। इससे नेगेटिव से एंटर करके फिर आप कहां निकले हो, पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि अगर नेगेटिव से एंटर करके और अगर आप पॉजिटिव से बाहर निकलते हो तो उस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नेगेटिव होगा। जैसे कि इसके नेगेटिव से एंटर किया, पॉजिटिव, फिर हम लूप में चलते गए, बी से सी गए, सी से डी गए, फिर डी से ई जा रहे हैं। जब आप डी से ई गए ना, तो ध्यान दो, जब आप डी से ई गए तो यहां आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो और फिर निकल कहां रहे हो, पॉजिटिव से एंटर करके, क्योंकि आप डी से ई गए ना, लूप यूं चल रहा है, हमने ये लूप यूं माना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ऐसे मान रखा है। तो जब आप लूप में ए से बी गए तो इस सेल के तो नेगेटिव से पॉजिटिव में एंटर किया था, नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकले हो तो ये पॉजिटिव। लेकिन जब आप लूप में आगे बढ़े, बी से सी गए, सी से डी गए, और जब आप डी से ई गए, तो जब ये लूप है हमारा डी से ई, तो इसमें इस सेल के आप पॉजिटिव में एंटर करते हो और नेगेटिव की तरफ से बाहर निकलते हो, तो इसका जो ईएमएफ है वो क्या होगा, माइनस लिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, E1 प्लस माइनस E2 लिखोगे आप। तो क्योंकि इस सेल के आप पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। ये तो 2 सेल थे, दोनों का ईएमएफ हमने लिख दिया। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी कंप्लीट हो गई। इज इक्वल टू करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम। अब यहां है करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस, इनका सम लिखना है। यहां भी साइन कन्वेंशन है स्टूडेंट्स कि जब हम लूप, जो लूप हमने ट्रावर्स कर रखा है, अगर करंट उसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। जैसे लूप हमने क्या माना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ए, ए से बी, यू, यानी कि लूप की हमारी ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है कहीं भी तो वो पॉजिटिव, और उससे अपोजिट है तो नेगेटिव। जैसे कि आप देखो, आप यूं जा रहे हो तो यहाँ आप लूप है ए से बी, और इस आर्म में करंट भी किधर है, ए से बी।
तो अगर लूप में आप ए से बी गए हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ए जा रहे हो, तो ए से बी है लूप और करंट भी ए से बी जा रहा है, तो ये करंट पॉजिटिव। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां देखो, यहां आप लूप में डी से ई जा रहे हो, लूप आपका डी से ई है, लेकिन करंट क्या है, अपोजिट है, तो ये नेगेटिव दिया जाएगा। तो जब आप लूप के साथ साथ चल रहे हो, तो अगर करंट की भी वही डायरेक्शन है जो लूप के ट्रावर्सल की है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने लूप को ट्रावर्स कर रखा है, अगर करंट की डायरेक्शन भी सेम है तो पॉजिटिव, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये लिख भी रखा हमने, करंट इज पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, अदरवाइज नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। यहाँ ए से बी लूप है, लूप हमने ए से बी, सी से डी कर रखा है, डी से ई से एफ, एफ से ए, और करंट भी ए से बी जा रहा है, तो ये पॉजिटिव। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, लूप तो डी से ई है, डी से ई, लेकिन करंट उठ गई नेगेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लोगे आप, I1 प्लस लोगे क्योंकि करंट लूप की डायरेक्शन में है, तो I1 R1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ क्योंकि हमने ये लूप मान रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जब आप डी से ही आए तो करंट आपसे उल्टा है, तो यहाँ क्या लोगे, प्लस माइनस I2 R2, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे इस जो एक पूरा लूप माना है उस पे अप्लाई किया है सेकेंड लूप। लूप जरूरी नहीं कि आप एक पूरा मानो, आप ये भी मान सकते हो कोई एक, जैसे कि मैं लूप मान रहा हूं, लूप ए बी सी एफ ए, तो जो लूप है आपके पास ए बी सी एफ ए, चाहो तो इससे अपोजिट भी ले सकते हो आप, ए एफ सी बी ए, ऐसे भी लूप मान सकते हो। चलो मैंने ऐसे ही मान लिया, यूं कैसे, ए एफ सी बी ए एफ सी बी ए। तो यहां आप देखना भाई क्या था, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स। बताओ जो आपने ये लूप माना है ए एफ सी बी ए, ये लूप माना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बताओ इस लूप में कितने सेल हैं, तो इस सेल में, इस लूप में कितने सेल हैं, सिर्फ एक, और उसका ईएमएफ कितना है, E1। बताना जरा, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। तो हमने कहा था कि लूप के साथ साथ जब आप चल रहे हो, देखो लूप में है ए से एफ, एफ से सी, ए से एफ, एफ से सी, सी से बी और बी से ए जाओगे। जब आप बी से ए जाओगे तो इस सेल के पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव की तरफ जाओगे। ये क्या है, उल्टा है। हम तो कह रहे थे कि नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव जाए तो वो ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन यहाँ आप कहाँ से एंटर करोगे, पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव जाओगे, तो इसका ईएमएफ हुआ माइनस, तो माइनस E1। ठीक है, और इस लूप में कोई सेल है ही नहीं, तो सम हो गया सभी सेल्स के ईएमएफ का, और होते तो हम सम करते, है ही है कि। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आ जाओ करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के। तो हम ए से एफ चले हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये देखो यूं, एफ से सी लूप हमने ये मान रखा है। ठीक है, जब आप एफ से सी जा रहे हो तो लूप में तो एफ से सी गई, लेकिन करंट उससे उल्टा है, और हमने कहा था कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है लूप के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। तो ये तो करंट उल्टा है क्योंकि हम तो एफ से सी गए हैं, ए से एफ, एफ से सी, सी से बी, बी से ए, तो करंट उल्टा है उससे। तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस R3। ठीक है, और यहां नहीं है रेजिस्टेंस, यहां देखो ये भी उल्टा है, हम बी से ए जा रहे हैं, ये इससे बिल्कुल अपोजिट है, करंट ए से बी आ रहा है, तो माइनस I1 इंटू R1।
अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस कॉमन लेते ही आ गया I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I1 R1। एक बार के लिए आप इसको नोट करना, और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि लूप आपने माना है AFCBA, तो ये रिजल्ट आया है, यानी कि आपने क्लॉकवाइज लिया है तो ये रिजल्ट आया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया होता, यानी कि आपने यू लिया होता ऐसे, कैसे लूप अगर आपने लिया होता ए से बी से सी से एफ से ए बी सी एफ ए, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला लूप है ना उसे बिल्कुल उल्टा, उसे बिल्कुल अपोजिट, तो भी रिजल्ट ये आना था। आप देख सकते हो कैसे, देखो स्टूडेंट्स, ए से बी से सी एफ ए ये माना है हमने, तो जब आप ए से बी जाओगे तो इस सेल के नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव की तरफ जाओगे, तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव, तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव इज इक्वल टू। अब बात करते हैं करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जब आप ए से बी जाओगे तो करंट की सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा I1 R1, और फिर आप यूं आओगे यहाँ ऐसे, तो ये भी करंट की सेम डायरेक्शन हुई, लूप आपने ये मान लिया ना। तो इस लूप में यहाँ भी लूप के साथ साथ यहाँ लूप के डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, और यहाँ भी लूप की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, तो क्या आएगा प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। आप अगर ध्यान दो इस लूप को मैंने ये किया एंड क्लॉकवाइज लिया तो भी वही रिजल्ट है, देखो ध्यान से, यहाँ हमने I1 R1 पहले लिख दिया, इसमें ये पहले था, लेकिन रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लूप को क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर इस आर्म पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई भी एक आर्म आप यहाँ भी ले सकते हैं। देखो जैसे ये आर्म ले लिया आपने FCDEF, इन लूप क्या लूप लिया FCDEF, ये लूप लिया। इसमें देखो चलो हम कहां से F से C गए, F से C, लेकिन करंट क्या है उल्टा है। चलो पहले तो सम ऑफ ईएमएफ्स करेंगे, F से C, C से D, D से E। जब आप D से E गए तो इसके पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव निकलोगे, तो अभी इसका ईएमएफ क्या लोगे माइनस E2 इज इक्वल टू। अब इस लूप में तो एक ही सेल है बस, ये दूसरा तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। ओके, देखो आगे करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इसमें देखो अब यूं चलेगा F से C, लेकिन करंट उससे अपोजिट है, यहाँ पे तो क्या लिखोगे माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, और जब आप C से D, D से E गए तो यहाँ भी करंट अपोजिट है, तो माइनस I2 इंटू R2, ये माइनस कॉमन होके ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हमें इन सेल्स का ईएमएफ दे रखा हो और रेजिस्टेंस दे रखे हो तो अलग अलग आर्म्स में आप करंट निकाल सकते हो। अब मैं एग्जांपल लेता हूं और आपको ऐसे अप्लाई करना है। देखिए कैसे, कि मान लिया हमारे पास ये ही नेटवर्क है और इसमें हमें क्या गिवन है, मान लिया ये जो R1 ये सेल है, सपोज कीजिए 6 वोल्ट का या चलो 10 वोल्ट है, और ये जो सेल है ये है 8 वोल्ट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये जो रेजिस्टेंस है R2 ये है स्ट्रेंथ 4 ओम। अब हमसे कह दिया फाइंड करंट इन आर्म, कौन सी आर्म CF
सी एफ जो आर्म है इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, यानी कि इस आर्म में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो बताइए। तो इस आर्म में से तो I1 और I2 दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 प्लस I2। इसका मतलब क्या है, हमें I1 भी कैलकुलेट करना है और I2 भी कैलकुलेट करना है। अप्लाई करेंगे यही रूल। तो हम स्टूडेंट्स लूप ले लेते हैं, पहले तो ऊपर वाला ले लेते हैं ये। तो इन लूप कौन सा लूप भाई, A B C F A। इस लूप को देखिए, सम ऑफ ऑल द EMFs ए बी, जब आप A से B गए हो तो इसके नेगेटिव से पॉजिटिव गए हो तो इसका EMF जो है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी कि 10 लेंगे। ये तो हो गया सम ऑफ ऑल द EMFs। अब आ गया करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। यहाँ करंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने लूप माना है, यानी कि A से B। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, I1 R1। तो I1 R1 क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2, यानी कि ये है R1 इंटू I1, ये आ गया 2I1। ठीक है, अब यहां से आप यूं गए B से C, C से F, ये भी करंट की सेम डायरेक्शन है, तो ये करंट इंटू रेजिस्टेंस तो क्या होगा, प्लस ये सेम डायरेक्शन है ना, प्लस 3I1 प्लस I2। तो यहां से हमारे पास देखिए 3I1 ये हो गया, 2I1 ये, तो कितना आ गया 5I1, 3I1 और 2I1 5I1, और ये 3I2, तो प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10। ये बन गई भी हमारे पास एक इक्वेशन। ऐसे ही अब ये ले लो लूप दूसरा, कैसे लोगे, इन लूप C F E D C, C F E D C, ठीक है, C F E D C, ये लूप है हमारा। ओके, ठीक है, तो फिर इसमें देखिए, इसमें हम चले C से F, F से E से D गए हैं, तो अगर E से D जाएंगे तो इसके नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव जाते हैं, तो इसका EMF भी पॉजिटिव है, तो वो सम ऑफ ऑल द EMFs आ गया 8। अब करंट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ भी करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी और यहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। तो फिर क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि 3I1 प्लस I2, और ये आके इधर से भी ये I2 उसी डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे 4I2, तो प्लस 4I2, तो यहाँ आ गया 8 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 3I2 प्लस 4I2, 3I1 प्लस 3I2 प्लस 4I2। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 8, 3I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये है दूसरी इक्वेशन। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इनको सोल्व कर सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 30। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको कितने से करें 5 से, तो 15I1 प्लस 35I2 इज इक्वल टू 40। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 3 से, इसको 5 से। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल, ये आ गया -26I2 इज इक्वल टू -10, या I2 इज इक्वल टू 10/26 या 5/13 एम्पियर। अब ये तो I2 की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को कहीं पुट कर दे वो I1 निकल जाएगा,
तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें कि 5i1 प्लस 3i2, i2 की जगह हमने क्या रख दिया 5/13 इज इक्वल टू 5i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया 5i1, ये है प्लस 15/13 इज इक्वल टू 10, 5i1 इज इक्वल टू 10 माइनस 15/13। तो क्या गया स्टूडेंट्स 5i1 इज इक्वल टू 130 माइनस 15/13 और आप 115/13 और i1 इज इक्वल टू 115/13 अपॉन 5। 5 से कैंसिल करो, क्या आएगा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 23/13 एम्पियर। ठीक है, i1 आ गया इस आर्म में करंट, i2 आ गया इस आर्म में करंट। हमसे पूछा CF आर्म में कितना है, तो दोनों को ऐड कर दे तो आप क्या करोगे i1 प्लस i2 निकाल लोगे और वो कितना आ जाएगा 5/13 प्लस 23/13 और वो आ जाएगा 28/13 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से इस पे न्यूमेरिकल्स करना, इनको अप्लाई करना है। अब इसके बाद में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसको कंप्लीट कर ले, इन पे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर ले।